हेलो नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं खास कार्यक्रम प्रभु से खास बात। एवरी सैटरडे 12 बजे हम हाजिर होते हैं आप सभी को अवेयर और एजुकेट करने के मकसद से। महासेवा न्यूज में ये एवरी सैटरडे पिछले 5 साल कंप्लीट हो गए और 6ठा साल है और हमारे खास मेहमान है, पहले भी आ चुके हैं, आर्किटेक्ट प्रणव सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू। प्रणव भाई एज ए आर्किटेक्ट काफी सालों से काम कर रहे हैं और मुंबई डेवलपमेंट जो प्लान है, मुंबई का जो विकास है, विकास की एक नियमावली होती है, प्लान होता है, वो बीएमसी बनाती है। उस पर आज हम बात करेंगे, खास सब्जेक्ट है। और प्रणव भाई से जानेंगे कि जो कंट्रोल रूल्स है, जो अलग अलग हिसाब से, जैसे स्लम है, जैसे हाउसिंग सोसाइटी है, महाड़ा की सोसाइटियां हैं, सेज है, पगड़ी है, सभी विषय पे एकदम बेबाकी से बात करेंगे और प्रणव भाई से आप सभी को जानकारी दिलवाएंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट प्लान में संभावना है आपकी हाउसिंग सोसाइटी में यदि जा रही है या जाना चाह रही है। तो ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो तुरंत शेयर करें आपकी हाउसिंग सोसाइटी में। ये एपिसोड जो हमारा प्रभु से खास बात ये रिकॉर्डेड करके ले रहे हैं आप सभी के लिए। आप चैट बॉक्स में सवाल लिखेंगे तो लास्ट में हमारे प्रणव भाई से बोलेंगे, हम सवालों के जवाब भी दें और उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी हम लास्ट में शेयर करेंगे। तो सबसे पहला मेरा ये मानना है कि मुंबई एक शहर होता है, एक शहर का जब रीडेवलपमेंट होता है, जैसे मुंबई जैसा शहर है तो ये समुद्री किनारे से घिरा हुआ, तो यहाँ पर जगह छोड़ के जा तो नहीं सकता बंदा, 4 माले की बिल्डिंग है, बंगलो इंडिपेंडेंट, तो उसी को रीडेवलपमेंट करना, विकास करना उसका। तो ऐसी सिचुएशन में अभी एफएसआई अच्छी बीएमसी दे रही है, 60 फ्लोर्स, 80 फ्लोर्स, 100 फ्लोर जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो डीसीपीआर होता है, एक शहर का विकास का जो नियमावली होती है, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स 2034। एक 20 सालों के लिए एक डीएमसी का एक गाइडलाइन है कि जो 20 सालों के लिए पूरा उसका सीन क्या होता है। तो प्रणव भाई, हमारे जो दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि जो नियमावली है, डीसीपीआर जो बोलते हैं, डेवलपमेंट कंट्रोल्स रूल्स एंड रेगुलेशन, इसका फुल फॉर्म है। तो डीपी प्लान में क्या होता है, डीसीपीआर क्या होता है और 2034 क्या है और किस तरह से इम्पैक्ट करता है मुंबई करों के लिए रीडेवलपमेंट में और हर एक चीज जी, ओवरऑल जैसे आपने बताया कि मुंबई में जो भी डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट करना है, आप किसी भी तरीके का डेवलपमेंट कीजिए या रीडेवलपमेंट कीजिए, मुंबई इज ऑल अबाउट रीडेवलपमेंट, क्योंकि खाली जगह तो बहुत कम है। तो एवरीथिंग फॉल्स अंडर डीसीपीआर, डेवलपमेंट कंट्रोल प्रमोशनल रेगुलेशन 2034। आपको किसी भी तरह का डेवलपमेंट करना है तो यू हैव टू फॉलो डीसीपीआर, और डीसीपीआर के बेसिस पे ही आपको एफएसआई मिलेगा और बाकी सारी चीज़ें जो फ्री ऑफ एफएसआई है, विद प्रीमियम फ्री ऑफ एफएसआई है, वो सारा चीज़ आपको डीसीपीआर 2034 से आपको आइडिया आएगा। एवरी डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट इज अंडर डीसीपीआर 2034। नाउ डीसीपीआर 2034 में रेगुलेशन 33 है विच डील्स विद एफएसआई। तो वो रेगुलेशन के अंडर में देयर आर वेरियस रेगुलेशन, सब रेगुलेशंस इन रेगुलेशन 33। तो वेरियस सब रेगुलेशंस के हिसाब से आपका सोसाइटी या आपका प्लॉट, या अगर आप टेनेंटेड स्ट्रक्चर्स है या स्लम है, तो आप कौन से रेगुलेशन में फॉलो होते हो, या आप माड़ा लेआउट में है, तो पर्टिकुलर रेगुलेशन जो भी आपको एप्लीकेबल है, बेस्ड ऑन दोज रेगुलेशंस आपको आपका रीडेवलपमेंट करना है। बहुत बार पर्टिकुलर सोसाइटीज ऐसे भी रहते हैं जो विच कैन बी रीडेवलप्ड अंडर अलग अलग रेगुलेशंस में भी वो रीडेवलप हो सकते हैं रेगुलेशन 33 के। तो हम एज अ पीएमसी या आर्किटेक्ट, आपको भी, आपके सोसाइटी को भी, जो भी आपने कंसल्टेंट अपॉइंट किया है, आपको सारे रेगुलेशन में फिजिबिलिटी लेना चाहिए, ताकि आपको एक ओवरऑल क्लियर पिक्चर है कि भाई हमको किस फिजिबिलिटी में या कौन से रेगुलेशन के अंदर रीडेवलपमेंट में प्रोसीड करना चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहला जब आप रीडेवलपमेंट में जा रहे हो तो रेजुलेशन पास करना है आपको कि रीडेवलपमेंट में जाना है। हमारी हाउसिंग सोसाइटी को सबसे पहले किसी प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है, हाउसिंग सोसाइटी को, उस बिल्डिंग को, वो उसकी लगती है वो आर्किटेक्ट की, वो आर्किटेक्ट हमारे साथ में। तो सबसे पहले जानेंगे, हमारे जो दर्शक है मैक्सिमम प्राइवेट जो हाउसिंग सोसाइटी है वो उससे कनेक्ट करते हैं तो सभी, लेकिन प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी, तो प्राइवेट जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं वो 33(7)B जो जिसमें उनका एक कंट्रोल रूल्स है जिसके हिसाब से उनको एफएसआई मिलती है, जरा उनके उसके बारे में 33(7)B के बारे में प्रकाश डालिए। सर कैसा है, ओवरऑल पूरा जो एफएसआई है आजकल रोड विड्थ के हिसाब से मिलता है, जो रेगुलेशन 30 है। उसके अलावा अगर आपका सोसाइटी इज मोर देन 30 इयर्स ओल्ड, प्लस आपका कन्वेंस भी हुआ है उसके अंदर इन पर्टिकुलर टाइम लिमिट, तो आपको 33(7)B से अंडर रेगुलेशन 33(7)B इंसेंटिव एफएसआई मिलता है 10 स्क्वायर मीटर पर मेंबर। बट अगेन एक आपको समझने की जरूरत है कि वो इंसेंटिव एफएसआई है विच इज विद इन द ओवरऑल कैप। तो जो भी आपको रोड विड्थ के हिसाब से जो आपका एफएसआई है, उसमें आपको ये विद इन द कैप आपको एक इंसेंटिव एफएसआई मिलता है, और वो इंसेंटिव एफएसआई का आप हेल्प ले सकते हो। उससे आपका फिजिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगा, बिल्डर को एक टीडीआर का प्रोपोर्शन कम परचेज करना पड़ेगा, यू विल गेट इंसेंटिव एफएसआई एंड प्रोजेक्ट बिकम्स मोर फिजिबल। अगर आप 30 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं, आपके कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है,
तो आप 33(7)B का यूज कर सकते हो फॉर इंसेंटिव एफएसआई पर्पस। उसके अलावा अगर आप म्हाडा से रिलेटेड है, अगर आपका सोसाइटी म्हाडा लेआउट में फॉल होता है, बहुत सारे म्हाडा लेआउट से थ्रू आउट द मुंबई, इफ यू आर पार्ट ऑफ म्हाडा लेआउट तो आप रेगुलेशन 33(5) जो है 33(5) इज बाय डिफॉल्ट आपको एप्लीकेबल होगा। एंड अंडर रेगुलेशन 33(5) भी अच्छा खासा एफएसआई मिलता है, 3 एफएसआई भी मिलता है। अगर प्लॉट बड़ा है, रोड भी ज्यादा है तो यू कैन गेट 4 एफएसआई प्लस प्रो रेटा एरिया मिलता है। एंड इफ इट इज परमिसिबल इन द लेआउट यू मे गेट वीपी कोटा आल्सो एडिशनल ओवर एंड अबव, बट दैट इज वो सब्जेक्ट टू अप्रूवल है वो सारा चीज। तो अगर आप म्हाडा में बिलोंग करते हो, म्हाडा लेआउट में हो, तो आप 33(5) में कर सकते हो। अगर आप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, 30 ईयर से ज्यादा है तो 7B का एडवांटेज ले सकते हो। उसके अलावा भी है 33(9) अगर आप सिटी में जो क्लस्टर रीडेवलपमेंट हम बोलते हैं 33(9), तो अगर आप सिटी में है तो अगर आप 4000 स्क्वायर मीटर क्रॉस करते हो, अगर आप माहिम टू कोलाबा में हो, देन आफ्टर 4000 स्क्वायर मीटर 33(9) बिकम्स एप्लीकेबल। अगर आप सबब में हो, वेस्टर्न सबब्स या ईस्टर्न सबब्स में, तो आपको मिनिमम 6000 स्क्वायर मीटर लगेगा। अगर आप 6000 स्क्वायर मीटर क्रॉस कर रहे हो तो यू कैन ऑप्ट फॉर 33(9) ऑल्सो, बट आपको फिजिबिलिटी पहले चेक करना है। जरूरी नहीं है कि आप 6000 मीटर से ऊपर हो सबब्स में, तो 33(9) ही बेस्ट ऑप्शन है। अदर ऑप्शंस भी है जो शायद ज्यादा एफएसआई फेच करे या व्हाटएवर, तो आपके जो भी आर्किटेक्ट कंसल्टेंट है उनके थ्रू आपको फिजिबिलिटी चेक करना है। तो 33(9) भी एक ऑप्शन है क्लस्टर रीडेवलपमेंट। काफी सोसाइटीज आजकल 33(9) ऑप्ट करती है, तो यू कैन गो फॉर 33(9). अगर आप सोसाइटीज के लिए दूसरे रेगुलेशन है, लोग 33(11) में भी जाते हैं, जिसको लेमैन लैंग्वेज में पीटीसी स्कीम वगैरह बोलते हैं। अप्रूवल एसआरए के अंडर में होता है, सो दैट इज वन ऑफ द स्कीम। 33(12)A और 12B है, तो वो भी अभी रिवाइज होके आ चुकी है पॉलिसी जस्ट कपल ऑफ मंथ्स बैक। तो 12A यूजुअली टाउन प्लानिंग स्कीम्स में जो प्लॉट है उनको 12A एप्लीकेबल है। 12B भी आप एप्लीकेबल कर सकते हो। तो 12B में अप टू 4 एफएसआई मिलता है, और रोड विड्थ का ऐसा कुछ नॉर्म्स नहीं है वहाँ पे। 9 मीटर के रोड पे भी आप उसको अप टू 4 प्लस फंजिबल 5.4 तक क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा 33(20) भी है, जिसको आप टॉप अप पॉलिसी बोल सकते हो कि अगर आप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, आप रेगुलेशन 30 और 30 के अंडर में आपको रोड विड्थ के हिसाब से एफएसआई मिलेगा। 7B में आप इंसेंटिव एफएसआई क्लेम कर सकते हो। एंड देन ओवर एंड अबव आप 33(20)B में अगर आपका रोड विड्थ अप टू 18 है, बिलो 18 है तो 3 एफएसआई तक, 12 to 18 है तो, और अगर 18 प्लस है तो 4 प्लस फंजिबल तक आप क्लेम कर सकते हो अंडर 33(20)B ऑल्सो। तो ये कुछ स्कीम्स है जो मैक्सिमम चल रहे हैं। इस सब के अलावा अगर आप स्लम में हो और अगर आपका स्लम प्रॉपर ऑथोराइज है और वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड स्लम वगैरह है, तो बाय डिफॉल्ट आप 33(10) में स्लम रीडेवलपमेंट में आप कर सकते हो। बिल्कुल। तो ये कुछ नॉन रेगुलेशंस है जो मैक्सिमम चलते हैं अंडर विच यू कैन डू रीडेवलपमेंट। उसके अलावा एक 33(6) भी है, लेकिन दैट इज डिफरेंट, जहाँ पे बिल्डिंग्स अगर डिलापिडेटेड है, डिमोलिश हो चुके हैं, तो वो पर्टिकुलर केस में ही 33(6) कैन ऑल्सो बी मेड एप्लीकेबल। ये जो मुंबई एक शहर में 2 कानून है, मतलब सिर्फ पगड़ी वाले बिल्डिंग पे, कि जो सिटी है वहाँ पर एक सेज बिल्डिंग है 33(7)A, और यहाँ पे जैसे सबर्बन की बात करें, उपनगर की, तो वहाँ पर कुछ नहीं है। पगड़ी वालों के लिए इतना वो नहीं है कि इंसेंटिव एफएसआई और वो सब मिले, तो अलग से नहीं। पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही है, अभी आएगी वो पॉलिसी। सीएम जैसे शिंदे साहब ने बोला है कि हम इस पे पगड़ी मुक्त करेंगे, पगड़ी पे काम चल रहा है, तो इस पे पगड़ी पे प्रकाश डाले, क्योंकि मुंबई सबर्बन में काफी सारे पगड़ी वाले हैं, प्राइवेट पगड़ी वाले। आई थिंक फडणवीस जी ने भी कुछ, हाँ, इस पे आई थिंक कपल ऑफ डेज बैक कुछ बताया था। Yes, just मिनिमम 300 स्क्वायर फीट का फ्लैट वगैरह मिलना चाहिए। सी जैसे आपने बताया कि 33(7) एक गाइडलाइंस है जो सिटी में एप्लीकेबल है सेश प्रॉपर्टीज के लिए खाली, लेकिन वो सिटी में बिटवीन माहिम टू कोलाबा अगर आपका सेश प्रॉपर्टी है, आप उसके अंदर में फॉल करते हो ABC व्हाटएवर कैटेगरी, देन उसमें मिनिमम एक पर्टिकुलर एरिया मिलता है टेनेंट्स को, प्लस उनको उसके ओवर एंड अबव फंजिबल वगैरह भी मिलता है, और उसके सामने डेवलपर को भी इंसेंटिव एफएसआई मिलता है, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट फिजिबल होते हैं। टेनेंटेड प्रॉपर्टीज ऑल्सो, वेदर वो फ्री होल्ड लैंड पे हो या एस्टेट प्रॉपर्टीज हो, व्हाटएवर। सबब्स में देयर इज वन सर्कुलर 1 गाइडलाइंस है जो रेगुलेशन है, बोल सकते हो 33(7)A, जो टेनेंट्स के लिए स्पेसिफिक बनाया गया है। इफ यू आर अ डिलापिडेटेड स्ट्रक्चर आप है, और अगर आप टेनेंटेड स्ट्रक्चर हो और आप नॉन सेस्ट कैटेगरी में हो, तो सिटी और सबब्स दोनों जगह पे आप टेनेंट उसका यूज कर सकते हैं, जिसमें मिनिमम अगेन 300 स्क्वायर फीट और प्लस फंजिबल वगैरह का ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि देयर इज एन अपर कैप जो सिटी में नहीं है। सेश प्रॉपर्टी में देयर इज नो अपर कैप, यू गेट जो भी आप रिहैब के लिए लगेगा प्लस आपको 75, 78, 80% तक इंसेंटिव एफएसआई
और अगर आप 1 2 4 ज़्यादा प्लॉट्स ऐड करते हो तो और ज़्यादा इंसेंटिव एफएसआई मिलता है। वो 7 का जो बेनिफिट है वो 7A में सबअब्स में नहीं है, इसीलिए 7A इतना सक्सेसफुल शायद सबअब्स में कर रहे हैं। हम लोग भी 33/7A में कुछ प्रपोजल्स कर ही रहे हैं, बट कुछ जगह पे वो सक्सेसफुल नहीं होता है जहाँ पे बहुत छोटे टेनामेंट्स है या छोटे साइज के टेनामेंट्स है। तो माइट बी गवर्नमेंट कैन, आई थिंक जो सीएम साहब वगैरह जो बोल रहे थे, आई थिंक दे विल लुक इनटू इट कि टेनेंट्स को कैसे मैक्सिमम बेनिफिट किया जाए या टेनेंटेड प्रॉपर्टीज को रीडेवलपमेंट में लेके आ सके, बिकॉज दे आर ऑल मोस्टली टेनेंटेड प्रॉपर्टीज काफी ओल्ड है, 40 50 60 साल जुने हैं सबअब्स में। सो वो एक काफी इंपॉर्टेंट थिंग है which गवर्नमेंट शुड कम अप विद। बिल्कुल, गवर्नमेंट महाराष्ट्र शासन पगड़ी पर एक बड़ी पॉलिसी, अच्छी पॉलिसी लेना चाह रही है और आने वाले दिनों में इस पॉलिसी को बाहर निकाल के लेके आएगी ताकि पगड़ी में जो हजारों लाखों लोग रहते हैं उनको भी राहत मिले। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक के बाद फिर से बात करेंगे ये सब विषय पर रीडेवलपमेंट के DCPR पर आर्किटेक्ट प्रणव शाह से एक छोटे से ब्रेक के बाद। डीम्ड कन्वेंस एक कानूनी प्रावधान है। सोसाइटी बनाने का 4 महीने के अंदर बिल्डर या लैंड ओनर को सोसाइटी के नाम से ज़मीन और बिल्डिंग हस्तांतर करके देना चाहिए। यदि वो नहीं करके देते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट डिप्टी मजिस्ट्रेट के पास जाके अपना कन्वेंस ले सकते हैं। इस प्रोसेस को डीम्ड कन्वेंस बताया जाता है। प्रभु एसोसिएट की तरफ से अभी तक 200 या 250 के ऊपर कन्वेंस गए 10 साल में कर चुके हैं। शशि आचार्य, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर कन्वेंस। डीम कन्वेंस का 4 स्टेजेस होता है। पहला स्टेज है DDR के, हम लोग एप्लीकेशन फाइल करता है और 6 महीने में ऑर्डर मिलता है। एडजुडिकेशन, कलेक्टर सब एग्रीमेंट एडजुडिकेट करके देखता है वेदर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन किया है कि नहीं। सब रजिस्टर और एश्योरेंसेस जो कन्वेंस डीड रजिस्टर करके देते हैं। एंड लास्ट स्टेज इज नेम चेंज इन प्रॉपर्टी कार्ड, सिटी सर्वे डिपार्टमेंट। फर्स्ट स्टेज में 6 महीना लगता है DDR के यहाँ। सेकेंड स्टेज में 3 महीना लगता है एडजुडिकेशन। तीसरा स्टेप सब रजिस्टर और एश्योरेंसेस, इसमें 3 महीना लगता है। एंड द लास्ट स्टेज नेम चेंज इन प्रॉपर्टी कार्ड भी 3 महीना लगता है। कुल मिला के सब 1.5 साल में हो जाता है। अगर आपका कुछ क्वेरीज हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 9821234770। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जैसा हम बात कर रहे थे कि महाड़ा रीडेवलपमेंट की और तमाम अलग अलग जो DCPR कंट्रोल रूल्स है, प्रणव भाई से वो बात कर रहे थे। प्रणव भाई, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है CND, मतलब धारावी को तो एक अलग तरीके से रीडेवलपमेंट हो रहा है धारावी का, लेकिन महाड़ा की जो प्रॉपर्टीज है, महाड़ा की जो लैंड है, उस पर जो भी बड़े बड़े लेआउट्स है उस पर CND एक फार्मूला, गवर्नमेंट ने एक नोडल एजेंसी इस तरह का CND कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इस तरह का बना के शुरू करने की अभी प्लानिंग चल रही होती है। तो जैसे मोतीलाल नगर है, ऐसे काफी सारे बड़े बड़े लेआउट है, इस पर क्या कहेंगे? महाड़ा हैज टेकन एन इनिशिएटिव कि भाई CND के अंडर में बड़े, जैसा आप बोल सकते हो इन अ वे वो क्लस्टर रीडेवलपमेंट है विच इज हैपनिंग ऑन माड़ा लैंड। जो माड़ा के लेआउट्स है, बड़े लेआउट्स, उसमें एक पर्टिकुलर एरिया को कवर करके सोसाइटीज को ज्वाइन करके दे आर ट्राइंग टू डू रीडेवलपमेंट और होपफुली शायद वो सबके लिए बेनिफिट में रहेगा। आई थिंक गोराई चारकोप के लिए भी बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है कि भाई कुछ ना कुछ उसमें भी आने वाला है। बट बहुत बार जो सोसाइटीज है विद इन द माड़ा लेआउट, दे आर इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कि अब क्या होगा जब CND आएगा, तो क्या हम इंडिविजुअल रीडेवलपमेंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हमको कंपल्शन होगा उसी में जाना,
क्या हमारा राइट रहेगा कि हम एज अ सोसाइटी मेंबर खुद डिसाइड कर सके कौन डेवलपर रहेगा, या माड़ा ही हमारी तरफ से डेवलपर अपॉइंट करेगा? तो एक्चुअली पॉसिबल अगर रहेगा तो माड़ा शुड लुक इनटू इट एंड दे शुड, उनको शायद एक जैसा आपका एक प्लेटफॉर्म है, ऐसे कोई प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई माध्यम से उन्होंने मेंबर्स को ब्रीफ करना चाहिए। बिकॉज ये बहुत बार लोगों में काफी एंजाइटी है आजकल। आई थिंक चारको बोराई में काफी एंजाइटी था कि 31 मार्च के बाद एक सर्कुलर आने वाला है एंड थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, एंड लोगों को समझ में नहीं आता एंड देन पैनिक मोड में आ गए। सो माड़ा शुड टेक एन इनिशिएटिव के लोगों को वो सामने से एक्सप्लेन करे कि व्हाट इज सीएनडी, हाउ इट इज गोइंग टू हैपन, लोगों को उसमें क्या बेनिफिट होगा, एंड वेदर वो कंपल्शन होगा या वो खुद से कर पाएंगे, व्हाटएवर माइट बी, उसका प्रोज एंड कॉन्स माड़ा ने बताना चाहिए। देन पीपल विल बी इन अ बेटर ये पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि क्या होने वाला है उनकी। बिल्कुल, जैसे मिनिमम 20 एकड़ तक उनका प्लानिंग है कि प्लानिंग है मिनिमम 20 एकड़। अभी उसमें समझो कुछ डेवलपमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, कैसे होगा, तो उनको कार्व आउट करेंगे, कैसे करेंगे, या कोई अंडर है ऑलरेडी रीडेवलपमेंट में, बिल्डर सिलेक्ट हो चुका है, अप्रूवल चालू है उनका, या जस्ट अभी बिल्डर सिलेक्ट हुआ है, तो वो भी दे विल हैव टू रिमूव दोस बिल्डर्स, या क्या होगा पोजीशन। बिल्कुल, महाड़ा यदि इसको अवेयर और एजुकेट करे वहाँ के लोगों को, जो महाड़ा में जो लोग रहते हैं, जो वहाँ के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जहाँ फेडरेशन है, सोसाइटी थे, उनको तो हो सकता है कि लिटिगेशन के मामले नहीं हो जाए। जैसे मोतीलाल नगर जैसे वो सुप्रीम कोर्ट तक गए तो सीएनडी को फिर हरी झंडी मिली और अडानी वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, अडानी डेवलपर। तो इस तरह का आगे अवेयरनेस और एजुकेशन होना जरूरी। महाड़ा डायरेक्ट जो टेनेंट है उनको एजुकेट करें, एडवांटेज क्या है, सीएनडी के एडवांटेज है, दे आर मेंबर्स, दे आर राइट्स है। तो माड़ा अगर उनको ब्रीफ करती है तो दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू, और जैसा आपने बोला कि फिर इश्यूज क्रिएट नहीं होंगे। आप लोगों को साथ में लेके चलोगे, उनको ब्रीफ करोगे, तो इट इज इन अ बेटर दिस। बिल्कुल, दे विल आल्सो बी, वो समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है उसके। बिल्कुल सर, ये फंजिबल एफएसआई का जो लोग काफी सारा बोलते हैं कि फंजिबल एफएसआई के हाउसिंग सोसाइटीज में है या महाड़ा रीडेवलपमेंट में कहाँ है, तो इसका कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो कैसा है, फंजिबल कॉम्पेंसेटरी जो एफएसआई है वो जनवरी 2011 में सर्कुलर आया था, आई थिंक 6 जनवरी 2011, एंड देन इट इज मेड एप्लीकेबल। तो अभी पहले कमर्शियल को 20% मिलता था, अब तो कमर्शियल रेसिडेंस दोनों को 35% मिलता है ऑन एग्जिस्टिंग बिल्टअप एरिया। अब ये बहुत बार मैंने भी देखा है बहुत सारे सोसाइटीज़ में, बिकॉज दे आर लेमैन मेंबर्स, उनको समझ में नहीं आता है, वो कहीं पे देखते हैं व्हाट्सएप पे या कहीं पे पढ़ लेते हैं, तो उनको लगता है कि एक मिनिमम हमारे कारपेट एरिया में 35% हमको मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बीएमसी किस तरह से फंजिबल एफएसआई देता है? बीएमसी गिव्स फंजिबल एफएसआई ऑन योर एग्जिस्टिंग बिल्टअप एरिया मेंबर्स के लिए, एंड दैट इज विदाउट चार्जिंग प्रीमियम। अगर आपका ओसी प्लान्स है, ऑफिशियल बिल्टअप एरिया है, आपका मेंबर्स है, देन यू विल गेट 35% फंजिबल एरिया ऑन योर एग्जिस्टिंग बिल्टअप एरिया। उसके अंदर आपके कारपेट एरिया पे वो रेशियो डिफर करेगा, बिकॉज कारपेट एरिया अगेन कैसा है कि आप कारपेट एरिया विदाउट बालकनी कंसिडर कर रहे हो, क्योंकि पहले 10% बालकनी फ्री ऑफ एफएसआई मिलता था, जो एनक्लोज भी होता था बाय पेइंग प्रीमियम। तो आप विदाउट बालकनी कारपेट है, विद बालकनी कारपेट है, सो मेनी टाइम्स पीपल गेट कंफ्यूज। सो यू शुड आस्क योर आर्किटेक्ट, जिसको भी आपने अपॉइंट किया है फॉर योर रीडेवलपमेंट, ही विल बी इन अ बेटर मैनर, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि भाई 35, बट एक कॉन्सेप्ट लोगों को क्लियर होना जरूरी है कि 35% फंजिबल एफएसआई इज ऑन योर एग्जिस्टिंग बिल्टअप एरिया, जो आपका अप्रूव्ड बिल्टअप एरिया उस पे फ्री मिलता है एज पर अप्रूव्ड प्लान, एज पर अप्रूव्ड प्लान उसके अंदर। सो दैट हैज टू बी क्लियर। और कारपेट एरिया पे वो डिफर करेगा रेशियो, व्हिच यू कैन बेस्ड ऑन योर कारपेट एरिया यू हैव टू चेक, आपके आर्किटेक्ट पीएमसी के साथ आप चेक कीजिए। फंजिबल आपका 33.7 में आता है, आपका 33.5 में आता है, सब में मिलेगा फंजिबल, लेकिन पकड़ी में उसमें भी मिलेगा 35% फंजिबल उसमें भी मिलता है। जो एग्जिस्टिंग लोग है, ऑफिशियल ऑथोराइज्ड सोसाइटी नहीं होगी चलेगा, लेकिन हाँ टेनेंट्स को भी मिलता है, दे गेट फ्री ऑफ एफएसआई विदाउट प्रीमियम। और जो मेंबर बिल्डर को, डेवलपर को सेल कंपोनेंट मिलता है, दैट इज बाय चार्जिंग उनको, तो उनको रेडी रेक्नर के रेट के हिसाब से 50% प्रीमियम भर के फिर मिलता है। यस, देखा गया है कि जैसे अभी फंजिबल के एफएसआई के बाद में पार्किंग बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यूज होता है। जैसे पार्किंग में अलग अलग चीजें हैं, जैसे रेरा जो है वो रेरा सिर्फ फ्रेश बायर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है हर चीजों की, तो पार्किंग फ्रेश बायर के, लेकिन रीडेवलपमेंट वाले भी सपना सजाए बैठते हैं कि हमको भी हमारे 2 फ्लैट मिले तो हमको 2 पार्किंग मिलेगी, 4 मिलेगी, 3 मिलेगी। तो वो पार्किंग में क्या सिचुएशन है? डीसीपीआर क्या बोलता है, मोफा क्या बोलता है, रेरा क्या बोलता है? सर कैसा है, पार्किंग एज पर डीसीपीआर इज अ डिफरेंट पूरा है उसके अंदर। एज पर डीसीपीआर अगर आपका रेगुलर है, अभी हम लोग सेश प्रॉपर्टी और दूसरे पर्टिकुलर रेगुलेशंस में देयर इज अ एडवांटेज दिया गया कि यू कैन गिव लेसर पार्किंग आल्सो, लेकिन ओवरऑल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का बात करें, समझो 7B में कोई रिडेवलपमेंट के लिए जा रहा है, तो अप टू 45 स्क्वायर मीटर ऑफ योर कारपेट एरिया
आपको 4 फ्लैट के बीच में एक पार्किंग देना है बिल्डर को एज पर रूल। 45 to 60 रहेगा तो 2 फ्लैट के बीच में एक पार्किंग देना है, 60 to 90 रहेगा तो एक फ्लैट पे एक पार्किंग है, एंड बियॉन्ड 90 रहेगा तो पर फ्लैट 2 पार्किंग का प्रोविजन होता है। उसके अलावा और एक अंदर एक है रेगुलेशन में कि भाई आप अगर आप चाहे तो पर फ्लैट एक पार्किंग के हिसाब से भी आप पॉलिसी के हिसाब से उसको प्रपोज कर सकते हो अप्रूवल में। एज यू सेड, जैसे आपने बताया, पार्किंग बहुत मेजर इशू है आज मुंबई में, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग वर्टिकल, नीचे जगह नहीं है हॉरिजॉन्टल। मुंबई में स्पेस का क्रंच है हर जगह पे। छोटे प्लॉट्स में मैकेनिकल पार्किंग, टावर पार्किंग, देयर आर वेरियस मैकेनिकल पार्किंग के ऑल्टरनेटिव्स है, उस तरह से देते हैं। अगर थोड़ा सा स्पेस है और बड़े लेआउट है या बड़े प्लॉट है, थोड़े से भी रीजनेबली बड़े प्लानिंग में बैठता है, तो रैंप और पोडियम के साथ भी आप पार्किंग बिठा सकते हो। लेकिन यूजुअली जब हम भी मेंबर्स को मिलते हैं तो उनका कंटेंशन ये रहता है कि सर मेरे पास गाड़ी नहीं है लेकिन पार्किंग मेरे को एक चाहिए, क्योंकि 5 साल बाद अगर मुझे फ्लैट बेचना है तो बिना पार्किंग के मेरा फ्लैट नहीं बिकेगा। सो हर मेंबर का रिक्वायरमेंट रहता है कि कम से कम हमको एक पार्किंग तो मिलना चाहिए। और जो बहुत बड़े फ्लैट है उनका रिक्वायरमेंट ऐसा रहता है कि भाई एज पर डीसीपीआर हमको तो 2 पार्किंग मिलना चाहिए। सो दिस एक ऐसा है जो मैंने आपको डीसीपीआर बताया, डीसीपीआर का एक पर्टिकुलर रेगुलेशन है। देन बाकी का जो है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हर मेंबर को एक पार्किंग मिलना चाहिए, जो विच इज़ अ रिक्वायरमेंट, क्योंकि आगे जाके हो सकता है वो गाड़ी परचेस करेगा तो पार्किंग का होगा, फिर रोड पे तो लगा नहीं सकते इतनी सारी गाड़ी। तो यू शुड टॉक विथ योर पीएमसी आर्किटेक्ट एंड विद द डेवलपर एंड यू शुड नेगोशिएट कि भाई हमको मिनिमम 1 पार्किंग पर मेंबर दीजिए, ताकि हमको ये आगे जाके ये तकलीफ नहीं हो। और ऑन पेपर एग्रीमेंट डीए वगैरह, ऑफ कोर्स वो जो भी है अप्रूव प्लान, और अप्रूव प्लान में वो आएंगे, बाकायदा वो पार्किंग आएंगे अप्रूव प्लान में, और वो ही सोसाइटी से शेयर किए जाए। सर देखा गया है कि जब रीडेवलपमेंट में जाना हो तो सोसाइटी की जो मैनेजिंग कमेटी है, सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनमें तमाम ये चीजें रहती कि किसको अपॉइंट करें, क्योंकि वो लोग सोसाइटी के लोग हैं, लेमेन, तो उनको प्रोफेशनल्स ज़्यादा पता नहीं रहता, डेवलपमेंट प्लान पता नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम रीडेवलपमेंट कर रहे, कोई बार बार रीडेवलपमेंट करते नहीं तो उनको पता नहीं रहता। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो मैनेजिंग कमेटी, वो जो सदस्य हैं तमाम जो एजीएम वगैरह करते हैं, उसमें क्या किस मापदंड रखा जाए कि पीएमसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट सिलेक्शन के वक्त क्या आर्किटेक्ट बेस्ड पीएमसी अपॉइंट करें, या एक एडवोकेट बेस्ड पीएमसी अपॉइंट करें, या एक सीए या इंजीनियर बेस्ड पीएमसी अपॉइंट करें, किस तरह से क्या मापदंड होना चाहिए? ऐसा है, अगर आप 79 का गाइडलाइंस पढ़ोगे तो आई थिंक उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि योर कंसल्टेंट, योर दिस थिंग शुड बी अ वास्तु विशारद ऑब्लिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट ऑन द पैनल ऑफ लोकल गवर्नमेंट बॉडी। अभी जहाँ तक मेरा नॉलेज है, बीएमसी का या म्हाडा का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का कोई पैनल नहीं है उसके अंदर। सो बाय डिफॉल्ट एज पर रूल अगर हम पढ़े मराठी सर्कुलर जो ओरिजिनल है, इट हैज टू बी अ वास्तु विशारद, यानी आर्किटेक्ट होना चाहिए। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है उसका, जो रीडिंग का उसका सर्कुलर का। तो बेसिकली योर आर्किटेक्ट हैज नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। आर्किटेक्ट को आर्किटेक्चरल चीज़ों का भी नॉलेज होता है, उनको स्ट्रक्चरल के बारे में भी पढ़ाया जाता है, प्लस दे डू लाइजनिंग ऑल्सो। तो आप जिसको भी सिलेक्ट कीजिए, मेरा क्योंकि आपने एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा है, तो अगर सोसाइटी है तो उसको आर्किटेक्ट बेस्ड पीएमसी ही अपॉइंट करना चाहिए उसके अंदर। कुछ सोसाइटीज उसमें भी कंफ्यूज हो जाते कि ये तो आर्किटेक्ट है, ये पीएमसी नहीं है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पीएमसी, अगर आपका पीएमसी आर्किटेक्ट है तो यू आर गेटिंग एडेड एडवांटेज उसके अंदर। अगर आपका पीएमसी टेक्निकल पर्सन है एंड इफ इज एन आर्किटेक्ट देन इट्स एन एडेड एडवांटेज। और अगर आप सर्कुलर को फिर से ध्यान से पढ़ो तो उसमें अगर मैं उसको इंग्लिश में ये करूँ तो ही शुड बी एन एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट। पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप जिससे करवा रहे हो, आप जिसको दे रहे हो जाके पूरा प्रोजेक्ट अपना, क्योंकि 90% लोगों के पास एक ही फ्लैट होता है, सबके पास 2-2, 5-5 घर नहीं होता। आप पूरा जिंदगी का कमाई जो आपका फ्लैट है वो आप उसको दे के जा रहे हो, एंड बेस्ड ऑन दोस पीएमसी आर्किटेक्ट्स गाइडलाइंस पूरा आगे चलने वाला है। तो यू हैव टू अपॉइंट एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट एंड प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट, जो एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहा है, जिसको ना सिर्फ लाइजनिंग का नॉलेज है, उसको प्लानिंग डिजाइनिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, उसको कंस्ट्रक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए उसके अंदर, उसको एमिनिटीज और इंटीरियर के मटेरियल्स स्पेसिफिकेशंस का भी नॉलेज होना चाहिए, एंड हु विल प्रोवाइड यू ऑल सर्विसेज अंडर वन रूफ उसके अंदर। क्योंकि सोसाइटी के पास है ना बहुत लिमिटेड अपॉइंटमेंट के लिए शायद 2 ही कंसल्टेंट अलाउड है। एक है आपके लीगल कंसल्टेंट जो जिनका रोल बहुत लिमिटेड रहता है विद रिस्पेक्ट टू कन्वेंस या PAAA पावर ऑफ अटर्नी डेवलपमेंट एग्रीमेंट, उससे ज्यादा लीगल कंसल्टेंट का रोल नहीं होता है। एक आप जिसको आर्किटेक्ट कम पीएमसी आप जिसको अपॉइंट कर रहे हो, वो शुरू से लेके एंड तक आपका ओसी होके आपको नया घर का पोजीशन मिलेगा तब तक आपके साथ जुड़े रहते हैं। सो दैट पर्सन शुड बी अ वेल एक्सपीरियंस पर्सन उसके अंदर। तो आपके पास 10 कंसल्टेंट अपॉइंट करने का जगह नहीं है। मतलब जो एरिया फिजिबिलिटी में बना है कि आपको 25% मिल सकता है, आपको 50% मिल देता,
वो जब मिलेगा फिजिकल में तो वो मेजरमेंट लेने वाला आर्किटेक्ट भी चाहिए और सिर्फ पेपर पे रिडेवलपमेंट नहीं चाहिए, एक्चुअली एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, एक्चुअल में होना चाहिए। अगर नॉन टेक्निकल कोई बंदा है और आप बोल देगा आपको, एक एग्जांपल है, जस्ट एन एग्जांपल कि भाई आपको तो 50% मिल जाएगा, 55 हमको पेपर पे रिडेवलपमेंट नहीं करना है, एक्चुअली वहां पे बैठना चाहिए। सो इवन while selecting your consultant, your PMC, you should take care that your consultant should be architect based PMC with all services under one roof. एंड सिलेक्टिंग डेवलपर के टाइम पे भी हम बोलते हैं कि डोंट गो, आप कमर्शियल ऑफर इज इंपॉर्टेंट लेकिन उसके पीछे मत भागिए, पहले आप देखिए कि आपका डेवलपर टेक्निकली फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ही इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग आपका जो भी साइज ऑफ प्रोजेक्ट है, और अगर वो केपेबल है देन उसके साथ आप नेगोशिएट कीजिए या व्हाटएवर, गेट द बेस्ट ऑफर उसके अंदर एंड देन यू गो अहेड विद दैट। यस सर, देखा गया है कि जैसे प्रोफेशनल्स जो भी है, आप आर्किटेक्ट हो, जैसे पीएमसी में एडवोकेट आता है, इंजीनियर आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट आते हैं, तमाम जो प्रोफेशनल्स आते हैं वो प्रोफेशनल के जब काम करते हैं तो उनके साथ भी कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं सर, 10,000, 12,000, 15,000, 25,000 स्क्वायर मीटर के भी प्लाट होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों की नज़र भी रहती है सर, मतलब आप समझो कि सब नज़र रहती, तो उसमें सर इस ऐसी सिचुएशन में आपको काम करते अनुभव आया ऐसा मैंने देखा कि ब्लेम भी होते हैं, अन्याय भी होता है कभी प्रोफेशनल्स के लोगों से। मेरा सीधा सवाल है कि क्या अन्याय होता है, ऐसे इतने बड़े काम करते हैं आप लोग, बीएमसी अथोराइज एजेंसी को प्रपोजल सबमिट करते हो, वहाँ पे वैलिड होता है प्रपोजल, बिल्डिंगें बनती है, वास्तु विशारद सब चीज़ों में, तो क्या उन लोगों के साथ भी अन्याय होता है, ब्लेम होता है क्या? ऐसा मैंने रिसेंटली देखा हुआ है काफ़ी प्रोजेक्ट्स में, स्पेशली बड़े लेआउट्स में होते हैं, बहुत सारे इंटरेस्टेड लोग उसमें रहते हैं, किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट भी रहता है, इंटरेस्टेड लोग रहते हैं, एंड इवन व्हेन सोसाइटी अगर प्रॉपर सिस्टम से जा रही है, एज पर पॉलिसी, एज पर रूल्स अगर वो काम कर रहे हैं, एंड इफ दे आर नॉट हैप्पी विद इट या किसी का इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहा है, तो मेनी टाइम्स दे ट्राई टू डू दैट कि कमिटी पे कुछ एक्शन लेते हैं, कमिटी डिसॉल्व करवाने का भी बहुत बार ट्राई करते हैं, या ऐसा भी होता है कि कमिटी के, मैंने रिसेंट केसेस देखे बड़े लेआउट में, कमिटी के सामने एफआईआर करते हैं उसके अंदर बेस्ड ऑन कुछ ना कुछ पॉइंट निकाल के व्हाटएवर, एंड देन कमिटी क्या होता है, रीडेवलपमेंट छोड़ के ये सब रिप्लाई में लग जाती है लीगल में, एंड कमिटी के सामने करते हैं। नाउ दे हैव स्टार्टेड, आई हैव सीन सम केसेस वेयर आर्किटेक्ट पीएमसी को भी पार्टी बनाते थे, उनके ऊपर भी एफआईआर करते, उनको भी पार्टी बनाते, तो ये कैसा है कि इनडायरेक्टली प्रेशर है ऑन योर टेक्निकल कंसल्टेंसी। योर पीएमसी इज ओनली अ टेक्निकल एडवाइजर जो आपको हर चीज में एडवाइस करता है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड पार्टी। कि भाई इंटरेस्टेड पार्टी क्या हो गया कि भाई सोसाइटी को कुछ कमर्शियल बेनिफिट्स होंगे, मेंबर्स को, डेवलपर को कमर्शियल बेनिफिट होगा। पीएमसी इज अ टेक्निकल एडवाइजर, वो टेक्निकल एडवाइजर को भी एफआईआर में लेते हैं या उनको भी लीगल नोटिस भेजते हैं, तो क्या होता है इनडायरेक्टली डायरेक्टली दे आर प्रेशराइजिंग दैट कंसल्टेंट आल्सो कि भाई आप सोसाइटी को आप ज्यादा गाइडेंस मत दीजिए, या आप भी अभी इसमें आ जाएंगे, तो आर्किटेक्ट या पीएमसी क्या सोचता है, भाई छोड़ो ना, मैं ये सब झमेले में क्यों पड़ूं, आई हैव जस्ट गिवन टेक्निकल एडवाइस, बाकी काम आगे सोसाइटी कर रहा है, डेवलपर कर रहा है। बट दिस इज अ प्रैक्टिस आई हैव सीन रिसेंटली बड़े लेआउट्स में है ना, दिस दे डू टू कि भाई पीएमसी आर्किटेक्ट थोड़ा साइड में हो जाए और इनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला और उनका रीडेवलपमेंट थोड़ा ये हो जाए। आपके माध्यम के थ्रू, सिंस यू हैव रीच्ड दिस क्वेश्चन, सी जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे महासेवा है आर्किटेक्ट्स वगैरह के लिए, पियाटा है आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स के लिए, बिल्डर्स के भी लॉबी है, रेडाई है, आई थिंक आपने अभी जीआरएस भी आपने लॉन्च किया है गौतम चटर्जी के साथ में जो पूरा है, उन्होंने एक ऐसा भी एक आई डोंट नो उनके साइड से भी एक ऐसा लीगल सेल होना चाहिए कि सेल के भाई यू कैन नॉट मेक टेक्निकल कंसल्टेंट लायबल फॉर सर्टेन थिंग्स। आप उसके सामने लीगल नोटिस भेजेंगे वो तो समझ में आता है, चलो वो रिप्लाई देगा, लेकिन यू आर मेकिंग हिम अ पार्टी इन एफआईआर या कोर्ट में उसको पार्टी बना रहे हो, तो वो टेक्निकल एडवाइजर जो एडवाइजरी रोल में है वो सब छोड़ के कोर्ट का, पुलिस स्टेशन का, वो सब चक्कर काटना शुरू हो जाता है उसके अंदर। So then they will not give right guidance to the society. So there should be some way out जहाँ पे they should be protected. कि भाई वो टेक्निकल एडवाइजर है सोसाइटी का, you cannot make him a party in the FIR, या आपके खुद के वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए आप उसको भी धंधे पे लगा रहे हो, which is not a right thing. But इंटरेस्ट लेना चाहिए वहाँ के जो लोग रहने वाले उन लोगों का हो तो समझ में आता है, जो लोग उनको ज्यादा ज्यादा बेनिफिट हो, वहाँ की मैनेजिंग कमेटी, वहाँ के लोग तमाम जो मेंबर्स है उनको इंटरेस्ट हो तो समझ में आता है। लेकिन जो आउटसाइडर है, बाहर के जो लोग हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, वो आपके जनप्रतिनिधि भी हो सकते हैं, वो वहाँ के कोई भी डेवलपर्स कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ग्रुपबाजी होती है रीडेवलपमेंट जब होता है, तो बाहर के लोगों से आप मिसगाइडेड ना हो, जो
कुछ भी हो, कोई भी हो, आप गाइड हो, जो गाइड प्रॉपर गाइडलाइन से गवर्नमेंट की, उनसे प्रोफेशनल ले और साथ में मिलके कोऑर्डिनेट करें, ना कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो बाहर के लोगों से आप वो हो रहे हैं, तो वो एक गलत बात है और फिर वो पॉलिटिकल मामला हो जाता है और फिर वो चीजें उलझ सी जाती है, तो डेवलपमेंट तो नहीं होता है वहाँ पे, रीडेवलपमेंट में दूसरी चीज हो जाती है। प्रणव भाई बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। मैं चाहूंगा आपके नंबर, ऑफिस के नंबर और आपका मेल आईडी शेयर करें ताकि आपसे लोग संपर्क कर सके। मेरा ऑफिस का नंबर अगर आप मुझे कनेक्ट करना चाहते हैं तो माय ऑफिस नंबर इज 9930772882। आप ये नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो मेरे ऑफिस में अगर आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो। और मेरा ईमेल आईडी भी है akararchitects@yahoo.com, AARCHITECTS akararchitects@yahoo.com। यू कैन कनेक्ट बाय मेल और बाय कॉल अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए। आपके कुछ भी क्वेरी रहेंगे, आप सुनील शर्मा जी है या प्रभु जी भी है, रमेश प्रभु जी भी, आप उनसे भी शेयर कर सकते हो, दे विल से। बिल्कुल प्रणव भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको लाते रहेंगे और लोगों को अवेयर एजुकेट करते रहेंगे तमाम जो रीडेवलपमेंट रेरा और तमाम विषय पर। यदि आपको रमेश प्रभु जी की टीम से कनेक्ट होना तो स्क्रोल पर हम नंबर दिखा रहे हैं और उनका एड्रेस दिखा रहे हैं अंधेरी का, आप वहाँ पे भी आके कंसल्टिंग कर सकते हैं। उनसे फ्री एडवाइस होती है, जो मेंबर्स है महासेवा के उनको फ्री एडवाइस दी जाती है सैटरडे को ओनली, तो जो मेंबर्स ओनली एक्सक्लूसिव उनको ही। तो ये नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 02242551414। MNS मीडिया, न्यूज सर्विस और महासेवा मिलकर इस तरह के अवेयरनेस एजुकेशन के जो प्रोग्राम्स करता है उसमें आप ज़्यादा कनेक्ट हो। आपकी हाउसिंग सोसाइटी में ये वीडियो जरूर डालें और शेयर, यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो महासेवा न्यूज़ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। हम चाहेंगे प्रणव सर का, प्रणव भाई तक ये जो सवाल आप चैट बॉक्स पे लिखेंगे वो सवाल भी हम पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणव भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।